हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन ही हमने शुरू करा था, जहाँ पे हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अगर किसी ने सेकेंड एक्सरसाइज तक नहीं देखा है तो पहले सेकेंड एक्सरसाइज के 4th सम तक कंप्लीट कर लो, फिर आज के वीडियो पे आ जाओ, है ना। तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली आज का वीडियो देखोगे तो समझ नहीं आएंगी बातें, इसलिए पहले वो देखना ज़रूरी है ना। तो आते हैं आज के वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस, जहाँ पे मुझे 5th क्वेश्चन में दिया गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। एक्चुअली ये स्टेटमेंट को इन लोगों ने डिवाइड करके दिया है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, है ना। ये बीच में एक अलग स्टेटमेंट है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो आई होप समझा होगा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ गार्डन। अब यहाँ पे मुझे गार्डन के डायमेंशंस ढूंढने हैं। एक्चुअली गार्डन के डायमेंशंस ढूंढने मतलब लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने को अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये सारे मेथड्स हमने अभी तक सीखे नहीं हैं, इसलिए इस वाले सम को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। दो इक्वेशन तैयार करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इक्वेशंस या लाइंस, वो अपना आंसर होगा, जैसे हमने कुछ पुराने सम्स में किया हुआ है ना। तो क्योंकि हमने बाकी के जो 3 तरीके मैंने अभी बोले वो नहीं सीखे हैं, इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड से ही कर सकते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 4 तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना पड़ेगा। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे बस डायमेंशंस पूछे हैं, तो कोई भी तरीका मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि बाकी के 3 मैंने नहीं सीखे, इसलिए मुझे ग्राफ के साथ ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मुझे डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है, तो मैं लिखता हूँ लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर, विड्थ मतलब ब्रेथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। तो लेंथ को मैंने x बोल दिया है, विड्थ को मैंने y बोल दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मैंने बोला बीच में दूसरा स्टेटमेंट इन लोगों ने इंसर्ट किया है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट कियो। हाफ द पेरीमीटर इज 36, इतना तो समझ में आता होगा। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो। हाफ द पेरीमीटर, तो मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन ना। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर। फिर बोला है इज 36, इज मतलब इक्वल टू 36 मीटर। तो ये है क्वेश्चन के स्टेटमेंट से इस तरीके का कुछ इक्वेशन बनेगा। अब ये हाफ को मैं वैसे ही रखता हूँ, ये हाफ को मैं वैसे ही रखता हूँ, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू 36 आ गया। हाफ को मैं वैसे ही रखता हूँ, पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो है ना, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
जो कि इक्वल टू कितना है 36 मीटर्स है। ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा। आ रहा है समझ में? इक्वल टू 36 मीटर्स, लेंथ और ब्रेथ की जगह पे उनके वैल्यूज, लेंथ है x, ब्रेथ है y। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे तैयार हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर्स। जैसे कि मैंने बोला मुझे ग्राफ बनाना है, राइट? जैसे कि मैंने बोला मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं इक्वेशन में y को सब्जेक्ट करूंगा, तो इधर मुझे मिलेगा 36 माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये पहला इक्वेशन मानो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये ग्राफ के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन मैंने तैयार कर लिया है। अगर चाहिए तो इसका टेबल इधर ही बना दो, फिर बाद में सेकेंड इक्वेशन बनाओ उसका टेबल बनाओ, या फिर पहले दोनों इक्वेशन बनाओ बाद में टेबल बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेबल बना देते हैं यहीं पे, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। लास्ट में दोनों टेबल बनाए तो भी चल जाता है, कैसे भी करो, चॉइस है तुम्हारा, है ना। तो मैं टेबल बना लेता हूँ x कॉमा वाई। अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपने हिसाब से सम के वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो मैं कुछ भी लेता हूँ, सम के x के 2 वैल्यूज़ लेने हैं जहाँ पे मुझे करस्पॉन्डिंग y के 2 वैल्यूज़ मिलते हैं। हमेशा x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को डिपेंडेंट बोलते हैं। x को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि x का वैल्यू में कुछ भी ले सकता ना, है ना, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है ना, इसलिए x इंडिपेंडेंट है। और x के ऊपर ही y का वैल्यू डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी मैं x लूंगा अकॉर्डिंगली y आएगा ना। तो y जो है वो x पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने x1 लिया तो y 35 होगा, x2 लिया तो y 34 होगा। तो y का वैल्यू पूरी तरीके से x पे डिपेंड करता है, इसलिए y को डिपेंडेंट बोलते हैं, x को इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है ना। तो ठीक है, वो तो हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैं अभी x की जगह पे वैल्यू लेना शुरू करता हूँ। तो मैं x की जगह पे कुछ बड़ा वैल्यू लेता हूँ, मान लो 12 लेता हूँ। x की जगह पे मैं कितना लेता हूँ? 12 लेता हूँ। अगर x के जगह पे 12 लोगे तो 36 माइनस 12 कितना होगा? 24। y के जगह पे 24 आ जाएगा, तो 12,24 ये पहला मिला। समझो x के जगह पे मैंने 12 लिया तो 36 माइनस 12 24, वो 24 y का वैल्यू हुआ। वैसे ही एक और वैल्यू कोई भी हम लोग ले सकते हैं 20 ले लेता हूँ। 20 x के जगह पे 20 ले लेता हूँ, तो 36 माइनस 20 16 आ जाएगा, 20,16। तो इस तरीके से मैंने टेबल 1 तैयार कर लिया है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया, हाफ द पेरीमीटर इज 36, वो हो गया। अब बीच में एक स्टेटमेंट है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। समझो बात को, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ एज पर सेकेंड कंडीशन। लेंथ इज, अच्छा लेंथ क्या है? लेंथ x है, लेंथ x है, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर मतलब +4 देन विड्थ, विड्थ मतलब y। देखा कैसे बना है इक्वेशन? लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। आया समझ में? तो अच्छा मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मैं क्या करूँगा? y को अलग करूँगा। तो y को अलग करने के लिए 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x -4 हो जाएगा, y +4 उधर जाएगा तो क्या होगा? x -4। तो y क्या मिला? x -4 मिला। ठीक है, y मिल गया मुझे। अब टेबल बना लो, टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन x y x के जगह पे अलग अलग वैल्यूज ले लो, है ना। तो चाहिए नेगेटिव आंसर भी चलता है, लेकिन नेगेटिव को नहीं लेके आना है तुमको सम में। तो x के जगह पे 4 से बड़ा वैल्यू लो कोई, है ना, ताकि बड़े नंबर में से 4 माइनस होगा तो ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। अगर मैं छोटा नंबर लूँगा 4 से तो आंसर्स नेगेटिव आएंगे। उतना तो अपने पास
जनरल नॉलेज है, तो x के जगह पे सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ, चलो 8 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। x के जगह पे अगर 8 लिया तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना होगा, 8,4 आया समझ में। x के जगह पे 8 लिया था तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, तो ये पूरे का 4 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 4 आएगा। अब x के जगह पे मान लो मैं 12 लेता हूँ, 12 माइनस 4 y का कितना आएगा, 12 माइनस 4 8। तो ये सेकेंड वाला टेबल भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब बनाना है तो बस ग्राफ, और वो हमने काफ़ी बारी अभी कर लिया है तो शायद हमको आता होगा, है ना। ग्राफ में कुछ अभी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है। फिर से मैं नेगेटिव को थोड़ा सा कम बना रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव हमने वैल्यूज़ कंसीडर नहीं करे हैं, ठीक है। तो ये 0 है 1-1 सेंटीमीटर पे। अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये टेबल 1 है 12, 24, 20, 16, ये टेबल 2 है 8, 4, 12, 8। अब मेरे वैल्यूज़ बड़े बड़े हुए हैं, 20 तक गए हैं, 24 तक भी गए हैं, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सब 4 के मल्टीपल्स ही हैं। देखो ना, 12, 24, 20, 16, 8, 4, 12, 8 सब 4 के mल्टीपल्स ही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर पे 4-4 का ही गैप लेता हूँ, क्योंकि सब 4 के मल्टीपल्स है ना, और बड़े नंबर्स भी है 20 वगैरह। तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ पे भी 4-4 का गैप, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। यहाँ पे नेगेटिव -4, -8, -12, -16। यहाँ पे नीचे भी नेगेटिव है तो मालूम ही है अब, -4, -8, -12, -16, -20, -24। अब शुरू करते हैं प्लॉटिंग। टेबल 1 यहाँ पे है। टेबल 1 का पहला पॉइंट है 12,24, तो x पे 12, y पे 24। तो ये 12 और 24 के, ये देखो ना, ये 12 है, ये 24 है, उसके बीच में यहाँ पे पॉइंट आएगा। सभी को ग्राफ में अच्छे से बढ़िया तरीके से करना है ना, सबको ग्राफ पे बढ़िया तरीके से करना है। तो ये पहला पॉइंट आया। उसके बाद 20,16, x 20, y 16, तो ये 20 और ये 16 दोनों यहाँ पे, दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए हैं। अब उनसे एक अच्छा सा स्ट्रेट सा लाइन पास कर देंगे, है ना, एक अच्छा सा स्ट्रेट सा लाइन पास कर देंगे। पहला इक्वेशन हो गया, है ना। इसके आजू बाजू इक्वेशन लिख देना पहला, जैसे हर बार लिखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट है 8, 4, 8, 4, 8, x का 8, y का 4, मतलब यहीं पे आ जाएगा, तो यहीं पे आ जाएगा 8, 4। नेक्स्ट है 12, 8, x का 12, y का 8, तो 12, 8 भी यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ से एक दूसरा लाइन हमको पास करना है, ठीक है। यहाँ से एक अपने को दूसरा लाइन पास करना है। ये 12, ये 8 है ना, यहाँ से एक हमको दूसरा लाइन पास करना है। तो किस तरीके से होगा देखो, ये 12 और 8 को थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। ये 12, ये 8 ना, ठीक है। तो किस तरीके से पास करेंगे दूसरा लाइन, ये दोनों से मिलता हुआ ऐसा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने दूसरा भी लाइन बना लिया है।
अब दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो यही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली बनाया हूँ, तुम लोग एग्जैक्ट बनाओगे तो तुम लोगों को दिखेगा कि यही पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वो तो अपना आंसर होता है। स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, है ना, 4 मीटर का गैप लिया था। तो सल्यूशन लिखेंगे हम लोग, सल्यूशन ए, अरे ये क्या है, 20 है और ये क्या है, 16 है ना, 20,16, ये 20 है x, y कितना है 16, तो सल्यूशन क्या होगा 20,16 होगा, जहाँ पे पहला x होता है दूसरा y होता है। तो x क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन, तो लिखो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन पूरा लिखना इज इक्वल टू 20 मीटर्स, विड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर्स। आई होप सभी को ये समझा होगा, आसान सा क्वेश्चन था, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज। तो इन लोगों ने कहा है कि एक ये लीनियर इक्वेशन है, एक हमको खुद से लिखना है सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका और जो मैं लिख रहा हूँ उसका वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, फर्स्ट, सेकेंड सब क्वेश्चन में पैरेलल हो, थर्ड क्वेश्चन में कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो हम लोग को कंडीशंस मालूम है, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे दूसरा इक्वेशन लिखना है। अब बहुत सारे अलग अलग सेकंड इक्वेशंस तैयार हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर्स लेके हम लोग सेकेंड इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे सेकेंड इक्वेशंस बन सकते हैं, हमको उसमें से एक लिखना है ना, तो इसके प्लेंटी ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, मैं उसमें से बस कोई एक लिखूंगा। तो फिर एक इक्वेशन तो ये है 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज क्या है, देखो 2x + 3y - 8 = 0, ये है। मैं लिखता हूँ लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, दूसरा इक्वेशन जो है उसको ax + by, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax + by + c = 0, दूसरे इक्वेशन को भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करता हूँ मैं, ax + by + c = 0, है ना। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए मुझे क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8, a2 कितना है a, b2 कितना है b, c2 कितना है c। अभी a b c ही मुझे ढूंढना है ना, a b c की जगह पे मैं अलग अलग वैल्यूज लेके इक्वेशंस तैयार करूंगा जैसे ये कंडीशंस, जिससे ये कंडीशंस एक्चुअली सेटिस्फाई हो। तो मुझे बस ए बी सी के वैल्यू ही अज्यूम करने हैं, ए बी सी के वैल्यू से कुछ भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग आंसर्स होंगे जैसे मैंने बोला। तो सबसे पहला कंडीशन कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब करते हैं शुरू। पहला जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। पहला जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन लिखता हूँ मैं। कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या कहता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज
या उसके नीचे लिखो, दैट इज A1 कितना है 2, A2 कितना है A इज़ नॉट इक्वल टू B1 कितना है 3, B2 कितना है B। तो कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट इज़ A1 A2 का वैल्यू फिक्स किया है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, B1 B2 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अभी मुझे सेकेंड इक्वेशन तैयार करना है इस तरीके से जो इसे सेटिस्फाई करे ना, इसे सेटिस्फाई करेगा मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हुआ, मतलब मुझे A और B के वैल्यूज अपने मन से ऐसे कंसीडर करने हैं ताकि ये दोनों इक्वल ना आए। अब A के जगह पे अगर तुम लोग 5 रखोगे तो ये 2/5 हो जाएगा, समझ रहे हो। B के जगह पे भी कुछ भी रख सकते हो वैसे तो, अगर B के जगह पे भी 5 रखना है तो ये 3/5 हो जाएगा। तो 2/5 3/5 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/5। या और भी कुछ रख सकते हो B के जगह पे, सपोज A के जगह पे तुम लोगों ने 5 रखा है तो ये 2/5 हो जाएगा। B के जगह पे अगर तुम लोगों ने 6 रखा है तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर नीचे 6 आ गया तो 3/6 मतलब कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखा था 5, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे कुछ भी रख सकते हो जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो। A और B का वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बस नॉट इक्वल आने चाहिए दोनों रेशियोज, है ना। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन कैन बी, सेकेंड इक्वेशन कैन बी, A के जगह पे जैसे मैंने बोला 5 रखते हैं, B के जगह पे 6 रखते हैं। अगर A के जगह पे 5 रखोगे, B के जगह पे 6 रखोगे तो देखो इक्वेशन क्या होगा, A के जगह पे अगर 5 रखोगे तो ये 5x हो जाएगा, B के जगह पे अगर 6 रखोगे तो +6y हो जाएगा। अब C के जगह पे तो हमने कुछ कंसिडर यहाँ पे किया ही नहीं क्योंकि C का यहाँ पे बात हुआ ही नहीं है, तो चाहिए तो C नहीं लिखो तो भी चलेगा, चाहिए तो कुछ भी लिखो तो भी चलेगा। मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये सेकेंड इक्वेशन मैंने तैयार कर लिया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी दिस, है ना। तो ये अपना A है, ये अपना B है। A के जगह पे 5 रखो, B की जगह पे 6 रखो, तो दोनों नॉट इक्वल टू आएंगे, दोनों नॉट इक्वल टू आएंगे मतलब ये सेटिस्फाई हुआ कि इसी से ये बना था, अगर ये सेटिस्फाई हुआ मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गए। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी दिस, इस तरीके से अपने को करना है। क्लियर है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी दिस, इसके आगे अगर चाहिए तो जस्टिफिकेशन दे सकते हो, एस A1/A2 इज इक्वल टू क्या होगा A1/A2, A1 कितना है, A1 कितना है 2, A2 कितना है A, जो कि मैंने यहाँ पे 5 कंसिडर किया, एस A1/A2 2/5, B1/B2 3/6 हो जाएगा ना, जो कि 1/2 होता है। एज A1/A2 इज दिस, B1/B2 इज दिस, therefore A1/A2 is not equal to B1/B2। ये जस्टिफिकेशन भी नीचे दे सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन कैन बी दिस, इसका मतलब A1/A2 ये होगा, B1/B2 ये होगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं आएंगे। अब बढ़ते हैं, मैं स्लो इसीलिए ले रहा हूँ ताकि समझे सभी को। सेकेंड पे आते हैं जो कि है पैरेलल लाइंस, है ना। अब आई होप कुछ आइडिया लगा होगा, तो मैं लिखता हूँ पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस का कंडीशन याद है, पैरेलल लाइंस मतलब नो सोल्यूशन। तो पैरेलल लाइंस का जो कंडीशन था वो था A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट इज A1 की जगह पे कितना है 2, A2 की जगह पे A है, B1 की जगह पे कितना है 3, B2 के जगह पे B है, इज नॉट इक्वल टू C1 की जगह पे तो -8 है, C2 की जगह पे C है। अब पहले दो इक्वल आना चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए। तो A और B को क्या लें, A और B को क्या लें, तो बहुत बच्चे इस पर सोचते हैं क्या लें। कोई भी, अभी ऊपर 2 है तो 2 का कोई भी मल्टीपल नीचे लो, जो मल्टीपल 2 का यहाँ पे लोगे
वही 3 का लेना है। मतलब इसका मतलब बताता हूँ, सपोज यहाँ पे तुम लोगों ने 2 का मल्टीपल लिया, सपोज यहाँ पे तुम लोगों ने 2 3 जा 6 लिखा, यहाँ पे नीचे तुम लोगों ने a के जगह पे 6 लिखा जो कि 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पे भी b के जगह पे ऊपर क्या है 3 है, तो 3 3 जा 9 लिखने का। समझने की कोशिश करो, अगर ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, 2 का थर्ड मल्टीपल में नीचे ले रहा हूं, तो यहाँ पे b के जगह पे 3 का भी थर्ड मल्टीपल ही नीचे लेंगे। अगर 2 का फोर्थ मल्टीपल नीचे ले रहा हूं तो 3 का भी फोर्थ मल्टीपल ही नीचे लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमेशा इक्वल आएंगे। समझो मैं 2 का थर्ड मल्टीपल नीचे ले रहा हूं, 2 3 जा 6, समझो मैंने नीचे 6 लिया, यहाँ पे नीचे मैंने 6 लिया, मैंने 2 का थर्ड मल्टीपल नीचे लिया, वैसे ही 3 का थर्ड मल्टीपल नीचे लो, 3 3 जा 9। अब इसका रेशो निकाल के देखो, 2/6 मतलब 1 जा 3 जा, 3/9 मतलब 1 जा 3 जा, इक्वल आएंगे दोनों, है ना। दोनों का सेम मल्टीपल में नीचे लिखूंगा तो इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड मल्टीपल, यहाँ पे थर्ड मल्टीपल, अगर अलग अलग लेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। जैसे मैंने इन दोनों का थर्ड मल्टीपल अगर नीचे लिया है तो इधर -8 का थर्ड मल्टीपल नीचे मत लो, क्योंकि नॉट इक्वल टू चाहिए ना। अगर -8 का भी थर्ड मल्टीपल नीचे लोगे तो वो फिर इक्वल हो जाएगा, इसलिए उसका थर्ड मल्टीपल नीचे मत लिखो। जो इक्वल चाहिए उनके सेम मल्टीपल नीचे लिखो, जो इक्वल नहीं चाहिए उसका सेम मल्टीपल नीचे ना लिखो, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं सेकेंड इक्वेशन कैन बी, मैं फोर्थ मल्टीपल नीचे लेता हूं, 2 4 जा 8, तो मैं a को 8 कंसीडर करता हूं। अगर a को 8 कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा 8x। अगर यहाँ पे फोर्थ मल्टीपल नीचे तो यहाँ पे भी फोर्थ मल्टीपल नीचे, 3 4 जा 12, b के जगह पे 12 कंसीडर करता हूँ, प्लस 12y, है ना। अब c तो इक्वल नहीं चाहिए, तो c के जगह पे ना फोर्थ मल्टीपल नीचे नहीं लो, उसके जगह पे कुछ भी लो, क्योंकि फोर्थ मल्टीपल पे प्रॉब्लम देगा, है ना। तो उसके जगह पे कुछ भी लो, मैं 1 ही लिख देता, है ना। फोर्थ मल्टीपल नहीं लिखना है मुझे, बस -8 का फोर्थ मल्टीपल कितना होगा, -8 का फोर्थ मल्टीपल कितना होगा, -8 × 4 -32 होगा, वो नहीं लो नीचे, मतलब -32 के अलावा कुछ भी लो, -32 पे बस ये इक्वल होगा, उसके जगह पे और कुछ लोगे तो इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने ये दूसरा इक्वेशन बनाया हुआ है, समझ के करो। जहाँ पे मुझे इक्वल चाहिए वहाँ पे मल्टीपल्स लो नीचे, सेम मल्टीपल्स, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे सेम मल्टीपल नीचे ना लो, उसके जगह पे कुछ और ही ले लो, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी दिस, इसको जस्टिफाई करना है तो लिखो एस a1/a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है 2, a2 मैंने 8 कंसीडर किया है, तो 2/8 विच इज 1/4, b1/b2 इज 3, b कितना है 12, 3/12 इज अगेन 1/4, c1/c2 इज -8/c, तो मैंने 1 कंसीडर करा है, तो ये दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि मुझे चाहिए था। फाइनली थर्ड सब क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, जिसका कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, दैट इज a1 कितना है 2, a2 कितना है a, b1 कितना है 3, b2 कितना है b, c1 कितना है -8, c2 कितना है c, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी, अभी तीनों इक्वल चाहिए मतलब सेम मल्टीपल्स लिखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कैन बी, है ना। सेकेंड इक्वेशन कैन बी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थर्ड मल्टीपल नीचे लेता हूँ, 2 3 जा 6, a के जगह पे 6 लिखता हूँ, तो a के जगह पे 6 आएगा, मतलब ये 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्योंकि थर्ड मल्टीपल नीचे लिया तो यहाँ पे भी थर्ड 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 9y हो जाएगा।
यहाँ पे थर्ड मल्टीपल, तो यहाँ पे भी थर्ड मल्टीपल ही लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है ना, तो सेम मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। जहाँ पे इक्वल नहीं होता वहाँ पे मल्टीपल नहीं लेते, यहाँ पे लेकिन है इक्वल तो मुझे सेम मल्टीपल लेना पड़ेगा। मैंने इन दोनों का थर्ड मल्टीपल नीचे लिया है, तो -8 का भी थर्ड मल्टीपल नीचे लेंगे। -8 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा? -8 × 3 -24 = 0। इस तरीके से मैंने सेकेंड इक्वेशन तैयार कर लिया। यहाँ पे लिखो एस A1/A2। A1 कितना है? 2, A2 तो A है जिसको मैंने 6 बोला है, 2/6 हो जाएगा 1/3, है ना। B1/B2, B1 कितना है? 3 है, B2 B है जिसको 9 बोला है, 3/9 जो कि फिर से हो जाएगा 1/3। फिर C1/C2, C1 -8 है, C2 C है, तो -8/C को मैंने -24 बोला है, जहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होंगे, 8 1 × 8, 3 ज़ा फिर से आ जाएगा 1/3। लिखो देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन मैंने तैयार करे हैं। आई होप सबको समझा होगा किस तरीके से तैयार किया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है काफ़ी बार। एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे मुझे इक्वल चाहिए वहाँ पे सेम मल्टीपल्स नीचे लाओ, नॉट इक्वल चाहिए तो वो मल्टीपल नीचे नहीं लेके आओ, उसके जगह पे और कुछ भी ले लो, चल जाएगा। समझा? तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो फिर ये। आइए तो फाइनली बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है ड्रॉ ग्राफ फॉर x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। ऑल्सो डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड विद x एक्सिस। ये लाइंस का x एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा, उसके वर्टाइसेस मुझे ढूंढने हैं। और आगे क्वेश्चन है ऑल्सो शेड द ट्राइंगल। मैं आगे क्वेश्चन को और बड़ा करता हूँ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आता है ऑल्सो, या फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से आगे बढ़ाया हुआ है। तो बस फिर वही ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। तो पहला इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन इस क्या है, x - y + 1 = 0। अच्छा, ये पहला इक्वेशन दिया है। ग्राफ बनाने के लिए y को सब्जेक्ट करना होता है, अलग करना होता है, लेकिन y अलग तो करना है, वो बात तो ठीक है, लेकिन y पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, है ना। किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे -y है, -y को उधर भेज दो, पॉजिटिव भी हो जाएगा और अलग भी हो जाएगा। तो -y उधर चला गया तो क्या होगा पता है, यहाँ पे रह जाएगा x + 1 = -y, उधर जाके y हो जाएगा। तो देयरफॉर y = x + 1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका टेबल बनाओ, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखो, टेबल फॉर इक्वेशन 1। अभी मैं बार बार तो लिखा हुआ हूँ, तो अभी तो खुद से आना ही चाहिए था एक्चुअली ये क्वेश्चन। तो x y हो जाएगा। x के जगह पे कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, x के जगह पे कोई भी वैल्यू एक्चुअली कंसिडर करो। तो x के जगह पे मान लो तुम लोगों ने कंसिडर किया है 2, x के जगह पे 2 कंसिडर किया, तो 2 + 1 3, तो ये 2, 3 हो जाएगा। x के जगह पे सपोज तुम लोगों ने 4 कंसिडर किया, तो 4 + 1 y का वैल्यू 5 तैयार होगा। अब ये तो समझाने वाली बात है नहीं, बहुत ही ईजी है ना। तो पहला इक्वेशन हो गया सॉल्व। मैं लिखता हूँ सेकेंड इक्वेशन इस, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। 3x - 2y ना, 3x + 2y - 12 = 0। अब y को अलग करना है, y को अलग करने के लिए -12 उधर भेजोगे +12 हो जाएगा, +3x उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 2y = 12 - 3x। अब 2 को नीचे लेके जाना है तो y अलग हो जाएगा, 12 - 3x/2। इस तरीके से यहाँ पे y मिल गया। अब इसका टेबल बनाएंगे, x y, इसके डिनोमिनेटर में 2 आया है तो टेबल इसका सोच समझ के बनाना होगा हमें, ठीक है। तो देखो
देखो इमेजिन करो x के जगह पे 1 कंसिडर किया है, तो ये 3 1 ज़ा ये 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा 12 माइनस 3 9। अच्छा 9 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो x के जगह पे 1 तो नहीं लेना, x के जगह पे 2 लो। सुनना ध्यान से, x के जगह पे 2 लो। अगर x के जगह पे 2 लोगे, x के जगह पे 2 लोगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा 12 माइनस 6 6 और 6 बाय 2 डिवाइड होके y 3 मिलेगा। मतलब x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, तो x के जगह पे 2 y का वैल्यू 3, तो ये 2,3। मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर है और x का पहला वैल्यू मिल रहा है तो x का पहले वैल्यू के साथ वो ऐड करके तुम लोग अगला कंसिडर कर सकते हो या माइनस करके तुम लोग अगला कंसिडर कर सकते हो। तो x के साथ मैं ऐड करता हूँ 2 + 2 4, x का अगला वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, 100% उस पर y का आंसर आएगा। देखो 12, अच्छा x के जगह पे अगर मैंने 4 लिया तो 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 0। अगर न्यूमरेटर में ही 0 बना तो 0 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर हो आंसर तो 0 ही होगा, तो y का आंसर 0 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 4 होगा, तो ये 4,0। तो मैंने दोनों यहाँ पे इक्वेशंस y में बना के टेबल्स उनके तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, है ना। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं, तो ये है अपना x एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना ओरिजिन, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन जो है 1 2 3 4 5 6 इनफैक्ट 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरीके से मैंने सारे नंबर्स लिख लिए हैं। अब जो पहला टेबल है यहाँ पे उसको प्लॉट करते हैं, तो 2 3 है, x2 y3, तो ये x पे 2 y पे 3 दोनों के बीचों बीच आ जाएगा एक पॉइंट, है ना। फिर अगला है 4 5, x पे 4 y पे 5, x पे 4 y पे 5, है ना। ये देखो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन पास कर लेते हैं। थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान से करना होगा, ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा गया है, ये अच्छे से स्ट्रेट जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये पहला इक्वेशन तो हमने बना लिया है। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा है 2 3 x2 y3, तो 2 और 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है बना हुआ, उसको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे था ना 2 3, देखो यहाँ पे 2 3 था ना, वो ऑलरेडी प्लॉट किया, तो यहाँ पे भी 2 3 वो आ गया है। अगला है 4 0, मतलब x4 y तो है नहीं। अच्छा x4 y तो है नहीं, मतलब ये एक्सिस पे ही आएगा, मतलब ये एक्सिस पे ही आएगा। तो दूसरा इक्वेशन इस तरीके से पास होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया है दोनों इक्वेशन को। अब इन लोगों ने क्या बोला था, डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस। तो एक ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है सबको ये ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना, जिसका बेस एक्स एक्सिस पे है। तो ये ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे डिटरमिन करने हैं। तो इसको मैं ए बोलता हूँ। ए कितना है, जिसका x2 है y3 है, तो ये है a 2,3, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया पहले वर्टेक्स का, इसको b बोलते हैं। b है x एक्सिस पे ना, जो कि -1 है, तो उसका y तो होगा ही नहीं क्योंकि x एक्सिस पे -1,0। सेम फॉर c, x एक्सिस पे है 4, तो उसका y नहीं होगा। उन लोगों ने बोला था शेड द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को शेड भी करते हैं, ट्राइंगल को शेड कर दिया। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड इट्स एरिया। तो अगर एरिया ढूंढना है इसका,
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है b, ये b से लेके c है ना बेस, हाफ इंटू बेस बी सी है इंटू हाइट, हाइट तुम लोगों को बनानी पड़ेगी, ये बीच में हाइट है, हाइट है, इसको नाम दे सकते हो AD, क्या है हाइट AD। तो बस काउंट करना है, हाफ इंटू बेस, बेस काउंट करो कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5, बेस 5 यूनिट का है ना, ये 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट चाहे नेगेटिव में है, सब एक एक कितने यूनिट से गिनना है, 1 2 3 4 5, तो बेस है 5 यूनिट का, और हाइट देखते हैं कितने यूनिट का है, देखिए ये हाइट है, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट का हाइट है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 3, जो कि 5 3 15 हो जाएगा, नीचे 2, 15/2 को तुम लोग डिवाइड कर सकते हो या उतना ही छोड़ सकते हो, तो ये 7.5 भी लिखा जा सकता है। तो ये मुझे आंसर आया 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से एरिया भी ढूंढा जा सकता है, स्केल लिखना 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो इस तरीके से ये आखिरी क्वेश्चन ख़त्म हुआ, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आई होप सभी को समझ में आया। अच्छा, कल को अगर ये पूछते कि वाई एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता और ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है वो वाई एक्सिस के साथ बन जाता है ना। तो जो भी एक्सिस के साथ बोला है ध्यान से बस करना है, फटाफट से ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लो, कल हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे।